हेलो डियर एस्पिरेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व किए थे। अभी 39 से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजुगेट बीम मेथड इज़ अ मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्शन इज़ बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन या टॉर्सनल मोमेंट। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हुआ है सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रक्चर्स, तो आपको पता होगा कि हम बेसिकली जो कंजुगेट बीम मेथड यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं। वो हम निकालते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। आंसर इसका ये है। कंजुगेट बीम मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालते हैं, उसके लिए हम एक कंजुगेट बीम बनाते हैं। कंजुगेट बीम मतलब जैसे हमारी कोई बीम है, तो अगर उसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं। अगर बीम सपोज़ फिक्स एंड है तो फिक्स को हम कंजुगेट बीम में फ्री करते हैं, फ्री एंड बनाते हैं। अगर सपोज़ फ्री एंड है तो उसे हम करते हैं फिक्स, और सिंपली सपोर्टेड को हम सिंपली सपोर्टेड ही रहने देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये भी पूछ सकता है कि इस बीम की कंजुगेट बीम बनाओ, तो ये ऑप्शन होते हैं। फ्री को फिक्स होता है, फिक्स को फ्री होता है। ऐसे भी कई क्वेश्चन आए हैं कि कंजुगेट बीम में फ्री को क्या होता है, मतलब डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो तरह होता है इसमें, इसके बाद जब आप डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालते हो तो जो आपने बीम बनाई है, जो कंजुगेट बीम बनाई है, उस पर जो शेयर फोर्स होता है, जो कंजुगेट बीम का शेयर फोर्स होता है, वो आपका स्लोप निकालता है, वो आपका स्लोप होता है रियल बीम का। और कंजुगेट बीम के जिस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हो वो आपका होता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये है कंजुगेट बीम का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही चीज़ें याद रखने वाली हैं जो क्वेश्चन में बेसिकली पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, ये स्टील का न्यूमेरिकल है। अब ये बोल रहा है टाई बार है, उसका एरिया दिया है और उसका लोड दिया है। ठीक है, टाई बार ऑफ 50 mm इंटू 8 mm इज टू कैरी अ लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन्स। अ स्पेसिमेन ऑफ द सेम क्वालिटी स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 250 mm स्क्वायर वॉज टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। द मैक्सिमम लोड कैरीड बाय द स्पेसिमेन वॉज 125 किलो न्यूटन। क्वेश्चन सिंपल से पूछ रहा है, एक टाई बार का जो एरिया दिया है वो ये है, और वो जो मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है वो 80 किलो न्यूटन कर सकता है। अब सेम क्वालिटी ऑफ स्टील से हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है 250 mm स्क्वायर। ठीक है, और मैक्सिमम लोड कैरी बाई द स्पेसिमेन वाज 125 किलो न्यूटन। मैंने उल्टा बोल दिया। जो स्पेसिमेन हमने चेक किया है, जो मैक्सिमम लोड कैरी किया है वो 125 किलो न्यूटन किया है, वो किया है 250 mm स्क्वायर ने। और हमने एक टाई बार यूज़ करी है 50 mm इंटू 8 mm, और उसका जो लोड दिया है उस पर जो लोड कैरी कर रहा है 80 किलो न्यूटन कर रहा है। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे पहले होता क्या है, जो अल्टीमेट अपॉन वर्किंग लोड। ठीक है, सपोज किसी की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 300 MPa, और हम उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ कर रहे हैं कितनी, 150। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया आपका, 2 टाइम्स। मतलब वो लोड तो 300 ले सकता है, लेकिन हमने सिर्फ 150 MPa ही उस पर मेगा पास्कल जो है उस पर स्ट्रेस डाला हुआ है। ठीक है, तो इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो गई। अब सेम क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस पर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है वो देख लो। जो आपका लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है वो उसने किया है 125 किलो न्यूटन, और उसका एरिया था 250, ठीक है, mm स्क्वायर, और जो उसने लोड बियर किया 125 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 250 mm स्क्वायर अगर आपका 125 किलो न्यूटन, ये एक्सट्रीम लोड है, ये मैक्सिमम लोड है। ठीक है, मैक्सिमम लोड कैरीड आउट बाय दैट स्पेसिमेन। तो अगर हम इसका 250 mm स्क्वायर अगर 125 किलो न्यूटन मैक्सिमम कर रहा है तो 1 mm स्क्वायर कितना करेगा, हम इसे यूनिटरी मेथड ऐसे भी कर सकते हैं। 1 mm स्क्वायर इसका करेगा कितना, 250 अपॉन 125 अपॉन 250, ये जो वैल्यूज़ दी है, तो ये कितना हो रहा है 0.5। ठीक है, 0.5 किलो न्यूटन इसका, 1 mm स्क्वायर की इसकी स्ट्रेंथ आ गई 0.5 किलो न्यूटन। तो अब ये जो हमारे पास है 50 इंटू 8, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 50 इंटू 8 इक्वल्स टू 400 mm स्क्वायर। तो 400 mm स्क्वायर इसका कितना बियर कर सकता है, मैक्सिमम लोड कितना बियर कर सकता है, तो मैक्सिमम कितना करेगा इंटू 0.5, 400 mm स्क्वायर करेगा इंटू 0.5 इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अगर
1 mm² 0.5 किलो न्यूटन कर रहा है, तो 400 mm² कितना करेगा, 0.5 इंटू 400, तो 200 किलो न्यूटन करेगा आपका 400 mm²। अब ये कह रहा है कि 400 mm² ये वाला जो है उसको हमने लोड कितना दिया है, 80 दिया है। तो वंस अगेन जो बेसिक जो चीज़ है इस पर, अगर लोड 80 किलो न्यूटन दे रहा है लेकिन वो कर कितना बियर सकता है, 200, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 200/80 किलो न्यूटन, सिंपल। एंड देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल्स टू 2.5, ये आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी आया था इस तरीके का क्वेश्चन, जो मैंने बोला था आपको कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं। अब ये बोल रहा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, द स्लोप ऑफ एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, ये कैंटिलीवर बीम है और इस पर डब्लू लग रहा है, किस पे, एट द फ्री एंड पे इस पर डब्लू लग रहा है और इसकी लेंथ सपोज एल है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगा, किस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड केस है, एक कैंटिलीवर बीम है, तो इसमें जो स्लोप होता है, स्लोप आपका होता है WL² और सेम केस के लिए अगर वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछे तो वो होता है WL3/3EI। अब ये स्टैंडर्ड केसेस आपको याद करने पड़ेंगे, वरना फिर सॉल्व तो कर सकते हैं बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। अब देखिए 180 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 180 मिनट्स मिलते हैं आपको और 180 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, तो उसके लिए आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ये रिमाइंड करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब फिर BMC से क्वेश्चन आया है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम शुड नॉट बी लेस देन, अब ये पूछ रहा है शुड नॉट बी लेस देन। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2.4 से 2.8 तक होनी चाहिए बिल्डिंग स्टोन की अगर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2.4 नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर 2.4 होता तो मेरे को लग रहा है आंसर 2.4 होना चाहिए था, क्योंकि शुड नॉट बी लेस देन 2.4, बट यहाँ पे 2.5 है, तो आंसर इज़ 2.5। अब जो हमारी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपल क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका, कई लोग कंफ्यूज होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की होता क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता, किसी एक स्टैंडर्ड चीज़ से अगर हम किसी को कंपेयर करें तो उस वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में किसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात करें तो ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होने का मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी भी हाई होगी और स्टोन भी क्या होगा, डेंस होगा। तो इसीलिए उसकी मिनिमम हम 2.4 रखते हैं, यहाँ पे 2.5 इज़ द आंसर। अब बात करते हैं जनरली कुछ एक दो स्टोन्स की, तो ग्रेनाइट की आ सकती है, कभी पूछ लेते हैं कि ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करती है आपकी 2.6 से 2.7। बेसाल्ट हम यूज़ करते हैं, बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी 2.7 से 3.0, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं जस्ट ऐड ऑन बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको नोट करना होगा, कर लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर कंक्रीट से आया है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर्ड एज स्लम्प इन कंक्रीटिंग लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन शुड बी। अब देखो यहाँ पे दिया 10 से 25, 15 से 35, 25 से 75 और 75 से 125। अब देखो वर्केबिलिटी हम अलग अलग, सबसे पहले तो स्लम्प एपरेटस होता है, आपने पढ़ा होगा वर्केबिलिटी होती क्या है। वर्केबिलिटी क्या होती है आपकी, सिंपल जो ईज़ हो आपको एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग से लेके प्लेसिंग तक, जो भी आपके चीज़ें होती हैं उसमें आपके कंक्रीट इजीली प्लेस होनी चाहिए विदाउट डिफेक्टिंग, ठीक है। तो जो हम यूज़ करते हैं किस में, ये पूछ रहा है लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन में। लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन में हमारे जो वर्केबिलिटी होनी चाहिए वो 25 से 75 के बीच होनी चाहिए, मतलब ये आती है 25 से 75 लो टू मीडियम वर्केबिलिटी, ठीक है। चलिए अब कुछ केसेस देख लेते हैं कि वर्केबिलिटी अलग अलग क्या है। वैसे तो आप लोग को अगर नोट्स होंगे तो उसमें होगा ये, बट फिर भी मैं अब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बट फिर वीडियो लंबी हो जाती है, बट कोई नहीं। देखो रोड के केस में हमारी वर्केबिलिटी होती है, मतलब जो स्लम्प वैल्यू हम लेते हैं वो 20 to 40 mm, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ mm में होंगी, याद रखना। और इसको बोलते हैं बहुत वेरी लो डिग्री में आती है वर्केबिलिटी की। देन अगर हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, मास कंक्रीटिंग के केस में हमारे पास होती है वैल्यू 25 to 50, ठीक है। ये लो वर्केबिलिटी के केस में आती है। अगर हम बात करें RCC बीम्स एंड स्लैब,
ये अलग अलग होती है। बीम एंड स्लैब की बात अगर हम करें तो इस केस में हम वर्केबिलिटी लेते हैं 50 to 100, ठीक है। अब 50 to 100 जो हमारी वैल्यू होती है वो आती है मीडियम वर्केबिलिटी। अब देखो ये बीम और स्लैब की बात करी, कॉलम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। कॉलम्स में जो लेते हैं, कॉलम में जो हमारी वर्केबिलिटी होती है वो 75 to 125 ये लेते हैं हम। ये होती है मीडियम टू हाई, M2H, ठीक है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी। अब कॉलम में हम हाई वर्केबिलिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि कॉलम के अंदर अगर आप वाइब्रेटर भी डालें तो वाइब्रेटर भी डाल के उसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट आपकी प्रॉपरली उस तरीके से नहीं होती। बीम और स्लैब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कॉम्पैक्शन आपका ज़्यादा अच्छा हो जाता है इफ़ यू आर यूजिंग अ वाइब्रेटर। बट कॉलम के केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस केस में हम वर्केबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। बाकी अगर बात करें इसके अलावा हैवी रेनफोर्स्ड के केस में और ज़्यादा हाई हो जाती है 75 to 150 mm, ठीक है। ये लाइटली रेनफोर्स सेक्शन के लिए पूछा तो उसमें 25 to 75 था, लेकिन हैवीली रेनफोर्स के लिए पूछेगा तो 75 to 150। पंपिंग के केस में 100 to 150 होती है, वहाँ पे और हाई होती है। अगर आपको कंक्रीट पंपिंग के थ्रू अगर आपको प्लेस करनी है या ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसमें आपकी वर्केबिलिटी और हाई होती है, दैट इज़ 100 to 150, ठीक है। और बाकी अंडर वाटर के लिए अगर ट्रीमी पाइप से हम यूज़ करते हैं, हाँ कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो अगर अंडर वाटर हमें पंपिंग करनी हो कंक्रीट की तो ट्रीमी पाइप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी वर्केबिलिटी होती है 150 to 180 mm, मतलब ये और ज़्यादा वेरी हाई, ये आता है वेरी हाई के। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी शुड बी वेरी हाई। चलिए, अब इतनी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से हमें मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, PVC स्टैंड फॉर, ये तो हमारे स्कूल टाइम का क्वेश्चन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपको पता होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अब यहाँ पे आंसर की में इसने आंसर सी दिया था, बट ये आंसर शायद ये क्वेश्चन शायद डिलीट हुआ होगा क्योंकि ये नहीं होता। जो आपकी मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसका जो नॉमिनल साइज़ होता है ना वो ये होता है 20 × 10 × 10, ठीक है। इट इज़ 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बात हो रही है। अब देखो मॉड्यूलर, अगर नॉमिनल साइज़ पूछेगा तो ये होगा, मॉड्यूलर साइज़ हमारा होता है, मॉड्यूलर साइज़ इज़ 19 × 9 × 9, ये सारी सेंटीमीटर में। मॉड्यूलर साइज़ हमारा विदाउट मोर्टार होता है और जो नॉमिनल साइज़ होता है वो विद मोर्टार लेते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हम मोर्टार की जो थिकनेस है वो मानते हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडिया में ट्रेडिशनल ब्रिक होती है, ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रिक, उसका साइज़ हमारा होता है, वो आपसे इंच में भी पूछ सकता है या फिर सेंटीमीटर्स में भी पूछ सकता है। तो ट्रेडिशनल ब्रिक जो आपकी होती हैं उनका अगर मैं इंच में बात करूँ तो होती है 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच, ठीक है। ये जो ब्रिक ट्रेडिशनल यूज़ होती हैं। और ये सेंटीमीटर में बात करें तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आया भी है कहीं पहले, 23 × 11.5 × 7.5 सेंटीमीटर, बट ये ट्रेडिशनल ब्रिक्स की है साइज़। तो अब तीनों पे कंफ्यूज मत होना, नॉमिनल मतलब विद मोर्टार, एक्चुअल या फिर मॉड्यूलर मतलब विदाउट मोर्टार, और ट्रेडिशनल मतलब ये जो है इंच में और mm में, सॉरी सेंटीमीटर में, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ ब्रिक इज कट सच दैट वन एंड द विड्थ इज़ हाफ द ओरिजिनल विड्थ एंड लेंथ इज़ हाफ द ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमने एक ब्रिक है, ठीक है, मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ ब्रिक का, ये टॉप व्यू, ये इसका फ्रॉग। हमने एक ब्रिक को कैसे कट किया, वन एंड द विड्थ इज़ हाफ द ओरिजिनल, ये इस एंड की विड्थ इसकी हाफ ही रह गई, एंड द लेंथ इज़ हाफ द ओरिजिनल, एंड द लेंथ इज़ हाफ द ओरिजिनल, ये एक साइड की लेंथ है तो ये भी हाफ रह गई और विड्थ भी हाफ रह गई, मतलब हमने कुछ ऐसे कट कर दिया इसको, ठीक है, ये पोर्शन इसका निकाल दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका किंग क्लोजर, दिस इज़ किंग क्लोजर, ठीक है। और सेम चीज़ जहाँ पे अगर किंग और क्वीन में आप कंफ्यूज होते हैं तो किंग में आपका क्या होता है, ट्रायंगल फॉर्म में निकलती है वो, क्योंकि इधर भी हाफ रह जाएगी इधर भी हाफ रह जाएगी। क्वीन क्लोजर इसको जस्ट आप पैरेलल काट दें, ये आपकी सपोज ये पूरी ब्रिक थी और इसको आपने जस्ट ऐसे पैरेलल आधा काट दिया, मतलब उसकी विड्थ भी हाफ हो गई
ठीक है, मतलब विड्थ ही हाफ हुई है, लेंथ उसकी सेम रहती है, तो उस हिसाब से आपकी क्या हो गई, क्वीन क्लोजर। आप लोग अगर प्रिपरेशन करोगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके नोट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मैं जस्ट बता रहा हूँ। अब देखो 47 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल टिम्बर इज़ इन द डायरेक्शन। जो स्ट्रक्चरल टिम्बर हम यूज़ करते हैं उसकी चाहे कंप्रेसिव हो, चाहे टेंसाइल हो, चाहे बेंडिंग हो, किसी भी कोई भी आपसे स्ट्रेंथ पूछे, टेंसाइल पूछे, कंप्रेसिव पूछे या बेंडिंग पूछे, ठीक है, कंप्रेसिव और बेंडिंग ये भी इंक्लूड कर लेना, तो ये हमेशा पैरेलल टू द ग्रेन्स जो होती है वो ज़्यादा होती है। ग्रेन्स के आपके जो पैरेलल होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है, और ये तीनों चीज़ वीक होती है जब ये परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, ठीक है, नॉर्मल टू ग्रेन्स ये सबसे वीक होती है और पैरेलल टू ग्रेन्स हमेशा आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार आप देखोगे याद हो जाएगा। अब बिल्डिंग मटेरियल से फिर से क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब्स वाटर लेस देन। गुड क्वालिटी स्टोन आपका जो भी होगा, अब देखो वाटर एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी क्या है, अगर आपका वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब उसमें वॉइड्स उतने ज़्यादा हैं, वॉइड्स अगर होंगे तो ही तो पानी किसी भी चीज़ के अंदर घुसेगा। तो सिंपल सी बात है, जो जितना कम पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा उसके अंदर वॉइड्स उतने कम हैं, मतलब वो उतना ज़्यादा क्या है, ड्यूरेबल है और उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। तो लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन का मीन्स होता है बेटर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अब क्या करते हैं हम, सैंपल को लेके 24 आवर्स के लिए हम पानी में डाल के रखते हैं, पहले उसका वेट करते हैं, आफ्टर उसका वेट करते हो, 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो शुड एब्जॉर्ब्स अ गुड क्वालिटी स्टोन शुड एब्जॉर्ब वाटर लेस देन 5%, ठीक है, 5% इज़ द आंसर। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है सॉइल का। अच्छा न्यूमेरिकल है, ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला अगर आप लगाएं तो आपको थोड़ा फार्मूला तो याद भी हो तो भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ ड्राई यूनिट वेट 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। आपको गामा क्या दिया है, गामा डी इक्वल्स टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड देन वी हैव गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज़ ऑल्सो गिवन 2.65, ठीक है। अब वो गामा डब्लू दे रहा है आपको वाटर की, वो तो आपको पता ही होती है, नहीं भी देता तो भी चल जाती, बट उसने फिर भी दे दिया है तो आपको 10 ही रखनी है, अदरवाइज़ आप 9.81 भी रख लेते हैं। कई बार आंसर 9.81 रख के आता है, कई बार 10 रख के आता है। अब देखो, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब आपको वाटर कंटेंट पूछ रहा है ये सारी डिटेल्स देने के बाद। वाटर कंटेंट के लिए अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ऐसा जो इसमें हो सकता है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा डी इक्वल्स टू जी एस गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। ई इज़ द वॉइड रेशियो, आपको पता है, ठीक है। वॉइड रेशियो अगर ई होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गामा डी है, एस है, गामा डब्लू, जी, एस भी हमें नहीं पता, बट ये कह रहा है सैचुरेटेड, तो एस की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो इसको आप फुल्ली सैचुरेटेड के लिए गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्लू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस ई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस फुल्ली सैचुरेटेड है तो एस इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये आपका आ गया जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। बट आपके पास ई नहीं है गिवन, अगर ई होता तो डायरेक्ट हो जाता। अब आपके पास एक और रिलेशन होता है सॉइल में, वो क्या है, ई एस इक्वल्स टू जी डब्लू, ठीक है, ई एस इक्वल्स टू जी डब्लू होता है। अब यहाँ पे अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो ई इक्वल्स टू जी डब्लू होता है, ये आपको पता है। सैचुरेशन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस विल बी 1, तो ई इक्वल्स टू जी डब्लू। अब यहाँ पे ई की जगह आपको जी डब्लू लिखना है ताकि आपका यहाँ पे क्या हो जाए, वाटर कंटेंट भी आ जाए, ठीक है। आपको ई की जगह पे, ये मैंने रिलेशन बता दिया, ई की जगह पे यू हैव टू राइट जी डब्लू, बस हो गया हमारा। गामा डी हमारे पास है, जी हमारे पास है, गामा डब्लू हमारे पास है, जी हमारे पास है, वो डब्लू हमें निकालना है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो गामा डी की वैल्यू क्या है, गामा डी इज ऑल्सो गिवन, गामा डी आपकी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो गामा डी इक्वल्स टू 18 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, जी गामा डब्लू, जी इज़ 2.65 इंटू गामा डब्लू इज़ 10 अपॉन 1 प्लस जी डब्लू 2.65 अगेन इंटू डब्लू। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप,
तो आपका क्या हो जाएगा, 1.262 ये इधर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। तो 2.65 इंटू डब्लू इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2.65 इंटू 10, 26.5 अपॉन 18। अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है, इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। तो W विल बी इक्वल्स टू, आंसर आपका आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है 0.18। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोर्स ऑफ वाटर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस सोर्स। ठीक है, सरफेस का कौन सा सोर्स नहीं है, वाटर वाले जो भी सोर्स है, सरफेस सोर्स कौन सा नहीं। सरफेस सोर्स क्या होता है, जो हमारे ऊपर ही सरफेस पे अवेलेबल होते हैं। अब देखो, अब रिवर की बात करें तो रिवर भी हमारा सरफेस सोर्स है, लेक की बात करें लेक भी सरफेस पे होता है, ओशन भी सरफेस पे होता है। तो वेल कहाँ होता है हमारा, इट इज़ अंडरग्राउंड, तो ये ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वेल है हमारा आंसर। चलिए 50 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी तक, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और कोशिश करते हैं और ज़्यादा जल्दी करने की। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहे हैं तभी वीडियो ये फिर ये 20 मिनट्स की हो गई। मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट या 10 मिनट में ही कवर हो जाए, बट 10 क्वेश्चन भी आपके 10 मिनट में नहीं हो पाएंगे। बट आगे कोशिश करते हैं और ज़्यादा इसको जल्दी करने की। बट न्यूमेरिकल्स अगर होंगे तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। बाकी आप लोग कंटिन्यू रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।